नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ी थी भारतीय शासन के अंदर पाठ 2 का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का निर्वाचन। हमने संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर लिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अध्ययन कर लिया और इसकी जो शक्तियां हैं वो शक्तियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन किया, यानी राष्ट्रपति की हमने कौन सी शक्तियों का अध्ययन किया, सामान्यकालीन शक्तियों का। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो शक्तियां होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 3 अनुच्छेद यहाँ पे काम आते हैं। 3 अनुच्छेद जो इसको दिए गए हैं, इसको राष्ट्रपति को, जो कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत उसका इस्तेमाल कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। अब देखो, जो इसको 3 जो अनुच्छेद दिए गए हैं, सबसे पहला जो अनुच्छेद है वह है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। पहला जो अनुच्छेद है वह है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये 352 यहाँ अनुच्छेद किसका प्रयोग करेगा, ये अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल किन स्थितियों के अंदर उत्पन्न हो सकता है, जैसे कोई कहीं पे सशस्त्र विद्रोह हो गया, सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण, ठीक है, या आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो गया, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो गया, तो उस दौरान क्या है कि अनुच्छेद 352 का क्या कर सकता है, राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। अब जो है हमारे जो है क्या है कि 1962 के अंदर भारत पर चीन के द्वारा क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। 1962 चीन आक्रमण भारत, यानी 1962 में चीन द्वारा किस पे आक्रमण कर दिया गया, भारत पे आक्रमण कर दिया गया। उस दौरान हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि, और दूसरा चीज कि 1971 के अंदर पाकिस्तान द्वारा भारत पे आक्रमण, पाकिस्तान ने भी क्या किया, हमारे यहाँ पे आक्रमण कर दिया। और 1975 के अंदर भारत के अंदर आंतरिक अशांति उत्पन्न होने के कारण यहाँ आपातकाल लगाया गया। 1962 के अंदर चीन का आक्रमण और 1971 पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान आक्रमण, और 1975 25 जून 1975, ठीक है, यहाँ आंतरिक अशांति। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो तो उस समय अनुच्छेद 352 का प्रयोग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस मामले में स्वतंत्र है कि 1962 के समय भारत पे आक्रमण किया गया, 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया, और 1975 के अंदर 25 जून 1975 को भारत के अंदर आंतरिक अशांति के कारण यहाँ आपातकाल लगाया गया था। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो तब प्रधानमंत्री के पास में ये शक्ति है जिसका वो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, ठीक है। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने के लिए वो स्वतंत्र है। अब नेक्स्ट जो है बिंदु वो है 356 का जो प्रयोग है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। किसी भी राज्य में हो सकती है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। जब किसी भी राज्य के अंदर क्या है, अशांति उत्पन्न हो रही हो, वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हो जहां जो शासन है या मुख्यमंत्री है वो शासन चलाने के अंदर असमर्थ है, तो उस दौरान
वहां की जो सत्ता है, वहां के जो अधिकार है वो किसके हाथ में चले जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएंगे। वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ 356 ये कौन सा अनुच्छेद है? 356 का प्रयोग किया जाता है और सर्वाधिक बार 356 का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? पंजाब में। पंजाब में सबसे ज्यादा जो संवैधानिक तंत्र की विफलता रही है वहां पे सबसे ज्यादा आपातकाल लगाया गया है। 352 का प्रयोग वहां सबसे ज्यादा, सॉरी 356 का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? इसके अंदर, पंजाब के अंदर हुआ है। अभी बीच में सुना हो आप लोगों ने, तो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया क्योंकि वहां काफी समय तक कोई भी पार्टी क्या नहीं कर पा रही थी? बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही थी। उस दौरान क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता 1 महीने के लिए और 1 महीने से बढ़ा के उसे 6 महीने तक उसे लागू किया जा सकता है। ऐसे ही वहां जम्मू कश्मीर के अंदर गए वर्ष के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। वहां राज्यपाल का लगता था, सॉरी वहां किसका लगता है? राज्यपाल का, क्योंकि वहां पे भी सरकार नहीं बन पाई थी, बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वहां पे भी क्या है? आंतरिक अशांति उत्पन्न हो रही थी। वहां सरकार नहीं होने की वजह से वहां पे संपूर्ण व्यवस्थाएं किसके हाथ में आ गई थी? राष्ट्रपति के पास में आएगी। राष्ट्रपति के पास में ये व्यवस्थाएं चली जाती। राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाएगी। यानी राष्ट्रपति ऐसी घोषणा किसके समक्ष करेगा? संसद के समक्ष घोषणा करेगा। किसकी? इस संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में। अगर वहां पे बार बार आए दिन दंगे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और सरकार उसको नहीं रोक पाती है, जैसे कि राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ गुजरा आंदोलन वगैरह हुए थे, कई मान लो सांप्रदायिक दंगे हो जाए और राज्य सरकार उसको कंट्रोल करने के अंदर असमर्थ है, तो उस दौरान उसको आगाह कर दिया जाता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है तो फिर राष्ट्रपति अपना शासन, राष्ट्रपति संपूर्ण व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है और सैनिकों को शासन दे देता। वहां फिर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, संपूर्ण हस्तक्षेप किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। तो इस तरीके से 356 है वो इस तरीके से लगाया जाता है। अगला जो बिंदु है, अगला जो अनुच्छेद है वो है 360 और 360 जो है वो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। और जो ये वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद कौन सा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? 360। अनुच्छेद 360 का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ वित्तीय, अब किसी राज्य के अंदर, सॉरी भारत के अंदर अगर धन की कमी हो जाए या सरकार असमर्थ हो जाए राज्य देश की व्यवस्था चलाने के अंदर, तो उस समय संपूर्ण शक्तियां किसके पास में चली जाएगी? राष्ट्रपति के पास में। यानी उस ये राष्ट्रपति खुद ये शासन अपने हाथ में ले लेता है क्योंकि सरकार के पास में क्या नहीं बचता? वित्त, यानी धन की कमी हो जाए। उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अभी तक भारत में इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया। अभी तक भारत में किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया? अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया। और ये कब होता है? जब भारत के अंदर मान लो धन की कमी हो जाए तो उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और धन की कमी होने के बाद में जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका क्या कर दिया जाता है? उनकी जो सैलरी है वो आधी कर दे या फिर उस समय के लिए उनकी सैलरी रोक दी जाती है जब वित्त की कमी होने लग जाए। तो ऐसा क्या है कि सरकार ऐसा कार्य कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य। प्रधानमंत्री की स्थिति और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री की स्थिति एवं कार्यों का हम अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य। प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य। अब जो देखो हमारा देश जो है भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। यानी प्रधानमंत्री जो है उन महत्वपूर्ण संस्थाओं में से माना जाता है जिसका वो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
ठीक है। अब प्रधानमंत्री है जो भारत में जो शासन व्यवस्था वो कैसी, संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली के अंदर शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। लोकसभा अलग से है, राज्यसभा अलग से है, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरीके से उनको क्या किया गया, स्वतंत्र प्रभार के रूप में रखा गया है। तो इस तरीके से क्या है कि प्रधानमंत्री जो है वो महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में ये बात उल्लेखित है, किसके बारे में, कि संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास तो होगी, लेकिन जिनका वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां, क्या शक्तियां राष्ट्रपति के पास, लेकिन क्या बताया, हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री की स्थिति और कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब देखो हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, यानी प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक माना गया है। यानी प्रधानमंत्री को किस रूप में माना गया, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रधानमंत्री क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। और भारत में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली, भारत में कौन सी प्रणाली बनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। क्या होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब देखो वास्तविक कार्यपालिका और जो कार्यपालिका की कार्यकारी जो शक्तियां, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होंगी। किसके पास में, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 53 में बताया गया कि संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होंगी। अनुच्छेद 53 इसमें ये बताया गया है संघ की कार्यकारी शक्तियां, संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास, किसके पास में होगी, राष्ट्रपति के पास में। यानी अनुच्छेद 53 ये बताता है कि संघ की यानी देश की जो शक्ति है वो किसके पास में रहेगी, राष्ट्रपति के पास में रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है व्यवस्था कौन सी अपनाई गई है, संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। और दूसरा इसमें ये चीज बताई गई है कि स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, या तो राष्ट्रपति क्या करेगा, स्वयं या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन शक्तियों का वो वास्तविक प्रयोग करता रहेगा। मतलब उन शक्तियों का या तो खुद करेगा प्रयोग वास्तविक रूप से, नहीं तो अपने अधीनस्थ जो मंत्री है उनके माध्यम से क्या उन शक्तियों का वो प्रयोग करता, अपने अधीनस्थ मंत्रियों को ये अधिकार देता है। नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री के लिए, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें ये चीज बताई है कि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है होगी। और इन शक्तियों का प्रयोग किस रूप में होगा, अधीनस्थ, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यानी मंत्रिमंडल, मतलब मंत्रिमंडल से करेगा। मतलब शक्तियों का जो प्रयोग है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मंत्रिमंडल से प्रयोग करेगा। कौन करेगा,
राष्ट्रपति करेगा। इस रूप में वो इन शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरी चीज जो अनुच्छेद 74 दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद जो 74 है, उसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए, यानी अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए किसे रखा गया है, जो उसके मंत्रिमंडल है वो उसके सहयोग के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गए, वो उसके जो है उसका सहयोग करेंगे राष्ट्रपति की स्वतंत्र कार्यपालिका। और दूसरी चीज ये बताई गई अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी, यानी स्वतंत्र रूप से उसकी कार्यपालिका की शक्तियां नहीं होगी। स्वतंत्र रूप से क्या है, कार्यपालिका की शक्तियों का वो प्रयोग नहीं करेगा। और किस रूप में करवाएगा, वो अपने अधीनस्थ मंत्रिमंडल, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करवाता है। और दूसरा, भारत के अंदर जो पद्धति अपनाई गई है वो कौन सी अपनाई गई, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, जो कि ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, तो ब्रिटेन के अंदर भी ऐसी ही व्यवस्था लागू है कि वहां पे क्या किया गया है ब्रिटेन के अंदर, कि जो राजा है वो मेन प्रमुख तो होता ही है, संवैधानिक प्रमुख। उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक रूप से जो शक्तियों का प्रयोग वहां पे प्रधानमंत्री करता, हमारे भी कौन करता, प्रधानमंत्री करता। इस तरीके से क्या है कि वेस्टमिनिस्टर प्रणाली यहाँ पे अपनाई गई है और राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में वो कार्य करता है। प्रधानमंत्री किसके सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में वो कार्य करता है। जो भी नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, जो भी किसी राष्ट्र से संधि समझौते जो भी किए जाएंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। अब मंत्रिपरिषद की रचना, मंत्रिपरिषद की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मंत्रिपरिषद की रचना, परिषद अब देखो मंत्रिपरिषद की जो रचना है वो किस तरीके से इसके द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री के द्वारा। अब प्रधानमंत्री जो क्या कर रहा है कि संसदीय प्रणाली के वेस्टमिनिस्टर मॉडल प्रणाली के आधार पर मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति क्या करता, अनुच्छेद 75 का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद की रचना के अंदर है वो कौन सी प्रणाली काम में ली गई, वेस्टमिनिस्टर मॉडल प्रणाली, जो कि इंग्लैंड के अंदर ये लागू, ब्रिटेन में ऐसी ही लागू है, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। ठीक है, अब देखो इसमें ये चीज बताई गई है कि प्रधानमंत्री जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद की रचना के अंदर अनुच्छेद 74 का यहाँ पे प्रयोग होता है। और अनुच्छेद 74 में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो उसके मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। यानी मंत्रिपरिषद की रचना के अंतर्गत ये चीज बताई गई है। ठीक है, अब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है इसके अंदर अनुच्छेद 75 इसमें ये चीज बताई गई अनुच्छेद 75 के अंदर कि हमारे यहाँ पे जो है लोकसभा में जो बहुमत दल प्राप्त जिस दल के पास में होगा उसमें से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और उसके अंदर सर्वगुण होने चाहिए, मतलब उसके अंदर सभी प्रकार की जानकारियां हो, उसकी कार्य से भी अच्छी हो, उसकी पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए। उसमें से एक व्यक्ति को क्या किया जाता है उस दल में, या उस दल के जो सभी सदस्य मिलके एक व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे उसका नाम उजागर करते हैं और उसी को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। यानी जिससे बहुमत प्राप्त जो दल है, बहुमत का जो समर्थन प्राप्त है जिस दल को, उसमें से ही उस व्यक्ति को
क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रपति सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता, और क्या करेगा, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं उसमें से ही एक व्यक्ति को क्या बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। और उसके लिए उसने ये भी चीज कर रखा है कि एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो जिस पार्टी के पास में सबसे अधिक सीटें होगी, सबसे बड़ा जो दल होगा, उसी दल को क्या किसके लिए आमंत्रित किया जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इस तरीके की संपूर्ण प्रक्रिया उसके अंदर अपनाई जाती है। अनुच्छेद 75 में क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी की जाती है। और दूसरी चीज के अंदर जो प्रधानमंत्री है, सॉरी इसमें जो है प्रधानमंत्री की अब देखो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है जिसमें ये बताया गया है कि अनुच्छेद 75, कौन सा अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 ये बताता है, जिसमें ये बात बताई है कि यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली, भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया है। और जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में उसको तो प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया जाता है। और मान लो कि बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पार्टी को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है, प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जिसके पास में संख्या सबसे ज्यादा हो, यानी लोकसभा में जिस राष्ट्रीय दल की सदस्य संख्या ज्यादा हो उसी दल को प्रधानमंत्री के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। और इसी के बाद में अब मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन, मंत्रियों की नियुक्ति व मंत्रियों की नियुक्ति एवं विभागों का आवंटन। अब विभाग उनको किस तरीके से दिए जाते हैं, इसमें जो प्रयोग किया गया अनुच्छेद 75 का यहाँ पे प्रयोग होगा, जिसमें ये चीज बताइए कि मंत्रिमंडल को अन्य सदस्यों की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर वो क्या करेगा, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह यानी राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है और वो मंत्रियों के जो विभाग है उन विभागों का आवंटन भी प्रधानमंत्री की सलाह पे ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्री, जो प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपने साथी मंत्रियों की एक सूची तैयार करेगा और वो सूची किसके पास में पहुंचाएगा, राष्ट्रपति के पास में पहुंचाता और राष्ट्रपति उनमें से संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या करता है कि वहां सभी व्यक्तियों को वहां बुला के और उनको उनके विभागों का आवंटन कर देता है, उनके विभाग वगैरह उनको स्पूर्द कर देते हैं, जिससे वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में वो मंत्री उसमें क्या है कार्य करते हैं। और 3 दर्जे के मंत्री होते हैं, जिसमें मंत्रियों के जो प्रकार है वो इस तरीके से हैं। जो मंत्रियों की जो नियुक्ति की गई है उसमें शपथ ग्रहण का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष ही उन मंत्रियों को शपथ लेनी होती है। अब हम मंत्रियों के प्रकार, नेक्स्ट बिंदु है मंत्रियों के प्रकार। अब जो मंत्रियों के जो प्रकार है इसमें एक चीज बताइए कि 3 स्तर के मंत्री होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट, ठीक है, और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उपमंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये जो मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, इनके पास में स्वतंत्र प्रभार होता है, ये अपने इस विभाग के क्या होते हैं स्वयं ही कर्ता धर्ता होते हैं, इन्हें प्रथम स्तर के मंत्री के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे कानून मंत्री हो गया, श्रम मंत्री हो गया, चिकित्सा मंत्री हो गया, तो ये स्वतंत्र रूप से उसके क्या है मालिक होते हैं उस विभाग के। फिर होते हैं राज्य मंत्री, तो इनको भी क्या है कि स्वतंत्र विभाग इनको भी दिया जा सकता है।
लेकिन ये कैबिनेट स्तर की जो बैठक हो रही है उस बैठक के अंदर ये भाग नहीं लेते हैं। इनको भी कभी कभी स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है और ये द्वितीय दर्जे के मंत्री कहलाते हैं, द्वितीय स्तर के मंत्री कहलाते हैं। उप मंत्री जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से उपमंत्री जो है इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। ये इन दोनों के सहयोगी के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से मंत्रियों की जो प्रकार है 3 प्रकार बताए गए, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। इस तरीके से इनको विभागों का इनका बंटवारा किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा इन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब मंत्री परिषद का आकार कितना क्या रखना है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब देखो मंत्री परिषद का आकार, इसमें ये चीज बताइए मंत्री परिषद के आकार के अंदर कि जिसमें यह है कि 91वां संविधान संशोधन करके, 91वां संविधान संशोधन करके, कौन सा 91वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि 2003-4 के अंदर ये प्रस्ताव बनाया गया था, ये प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया गया था कि जो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की जो संख्या होगी वो कितने प्रतिशत होगी, 15%, यानी जितने सदस्य हैं 15% से कम नहीं होगी, 15% से कम मंत्री नहीं होंगे। मतलब मंत्री क्या नहीं होंगे, 15% से कम मंत्रियों की संख्या नहीं होगी, कम से कम 15% मंत्री होना आवश्यक है। ये और दूसरी चीज इसमें ये बताइए कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है इन्होंने अपने जो मंत्री है उनकी संख्या 78 रखी थी। कितनी रखी थी? 78 रखी गई थी उनके द्वारा। अब कार्यकाल कितना होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मंत्री परिषद का कार्यकाल, अब देखो मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है इसमें ये चीज बताई गई है कि संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार जो मंत्री नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने किस पे रह सकते हैं कि उस पे मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। और दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उनको लोकसभा के अंदर क्या प्राप्त हो, विश्वास मत प्राप्त हो, तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि मंत्री परिषद की समाप्ति उस दिन समझी जाएगी जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो। तो लोकसभा का जब कार्यकाल समाप्त होता है तो मंत्रिमंडल को भी, संपूर्ण मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना होता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 75 का यहाँ प्रयोग किया गया है। और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या बने रह सकते हैं, मंत्रिमंडल बना हुआ रह सकता है, यानी उसको विश्वास। और दूसरी चीज लोकसभा में जब तक उनको विश्वास मत हासिल है तब तक वो अस्तित्व के अंदर रह सकते हैं। अगर उनको विश्वास मत हासिल नहीं है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना होगा। और जब तक लोकसभा का कार्यकाल है तब तक मंत्रिमंडल कार्यरत रह सकता है। और लोकसभा का कार्यकाल अगर समाप्त होता है तो मंत्रिमंडल को भी क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना होता है। तो इस तरीके से उनका कार्यकाल तय किया गया। अब है पद की शपथ, इस तरीके से पद की शपथें लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पद की
शपथ। अब इसमें जो पद की जो शपथ बताई गई, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ लेनी होती है। मतलब जो पद की शपथ है, जिस पद पे हुआ वो राष्ट्रपति, दो तरह की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा कितनी तरह की शपथ दिलाई जाती है उनको? दो स्तर के, यानी दो प्रकार की उनको शपथ दिलाई जाती है। और दो प्रकार की जो शपथ है, जिसके अंदर एक तो पद की हो गई, दूसरी उसकी गोपनीयता की हो गई। दो प्रकार की शपथ में कौन सी? एक तो पद की हो गई और दूसरी कौन सी होगी? गोपनीयता की शपथ हो गई, जो उनको किसके समक्ष लेनी होती है? प्रधान। और पद की मतलब जो जिस पद पे वो मंत्री बना है, जिस पद पे वो पद का मंत्री है, उस पद की वो क्या करेगा? उसके प्रति निष्ठा रखेगा और उस पे रहते हुए कार्य को अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा। और गोपनीयता की बात है कि जिस विभाग का उसको मंत्री बनाया गया, जो भी उसकी बातें हैं उस विभाग से संबंधित वो बातें बाहर किसी के सामने शेयर नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो मंत्री है, इनको पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है राष्ट्रपति के सामने। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को किसके सामने शपथ लेनी पड़ती है? प्रधानमंत्री के, सॉरी, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है, पद की शपथ। पद की शपथ। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की भूमिका है, उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है और उसका उत्तरदायित्व क्या है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री की भूमिका है, उत्तरदायित्व, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। धन्यवाद।